ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जी हाँ, मौजूदा वक्त थोड़ा मुश्किल है, पर रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, चलना है इन्हीं रास्तों पर। ऐसे रास्ते जिनके अपने रूट्स हैं, अपने नियम हैं, और अगर इनका पालन करेंगे तभी कोरोना से बचते हुए सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नमस्कार, कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और अपने श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं। हमारी स्टूडियो की फोन लाइन है 1800-115767, टोल फ्री नंबर है। दूसरा नंबर है 011-2331-4444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, एक तरफ लॉकडाउन खुल रहा है और अगर दूसरी तरफ देखें तो रोजाना बड़ी संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं, करीब अगर कहें तो 10,000 केसेस देश भर में। तो और अगर आज दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान ही देखें तो उन्होंने कहा है कि अभी जो दिल्ली में ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं ये सामुदायिक ट्रांसमिशन है या नहीं, इस बारे में फैसला केंद्र सरकार को लेना है। तो ये किस तरह का इंडिकेशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हमने शुरू में भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन चूंकि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अपना इतना बहुत बड़ा देश है और अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो सारी चीज स्टैंड स्टिल हो गई। लेकिन हम दोनों चीजें कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर सकते हैं और केसों को बढ़ने से रोक भी सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जैसा इतने प्रोग्राम लगातार आपने किए हैं, सबने किए, कि जनता का सहयोग चाहिए, और सहयोग बहुत ही कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए कि भाई आप अगर बहुत आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा के निकलें, और कोई भी व्यक्ति अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है, उसको मजबूर करें कि वो मास्क जरूर लगाए। जहां तक पॉसिबल हो आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर आवश्यक ना हो तो एक दूसरे के नजदीक ना आए, 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना के रखें। और अगर आपके कहीं पे हाथ गंदे होते हैं या कोई गंदी चीज उठाते हैं या कुछ होते हैं, ये तो पहले अगर मुंह पे, अपने नाक पे और आंखों पे हाथ लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से 20 मिनट तक धोएं। अगर बाहर हैं, साबुन नहीं उपलब्ध है, तो हैंड सैनिटाइजर कोई अच्छा सा ले लें जिसमें 60-70% से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो। तो अगर ये सिर्फ 3 चीजें करेंगे तो आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण को रोक सकते हैं। पिक्चर चूंकि हम अभी देख रहे हैं, जैसा टेलीविजन में भी दिखाई देता है, हम सारी जगह पे देखते हैं कि लोगों ने जब सोचा कि लॉकडाउन खुल गया है, हमारे मार्केट खुल गए हैं, हमारे पार्क खुल गए हैं, घूमने की जगह खुल गई हैं, कुछ मंदिर भी अब सरकार ने खोल दिए हैं, तो काफी चीजें खुल गई हैं। तो लोग समझते हैं कि जब ये खुल गया तो शायद हमें अब एहतियात बरतने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें नॉर्मल हो गई। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक्टिविटी, ये खोलना ठीक है, वो डिसीजन एक लिया गया है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी ये खोलना जरूरी है। लेकिन सिर्फ जो है आप अपने को भी इसी तरीके से बचा सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो, और दूसरे को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये 3 बातों का ध्यान रखें। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर की जैसे लोगों को ही सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें ऐसे लोग भी हैं नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। जैसे मुंबई में हमने देखा, जरा सी छूट मिलते ही हजारों लोग पहुंच गए मरीन ड्राइव सैर करने। ये बीमारी क्या है, ये वायरस जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति जब वो खांसता है या छींकता है और वो अगर अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो पानी की उनमें हजारों वायरस होते हैं, और उनके नजदीक जो कोई भी आएगा अगर उसने भी अपने मुंह पर आया तो समझ लीजिए कि उसको इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है।
अगर दोनों लोग मास्क लगा लेते हैं और एक डिस्टेंस रखते हैं तो वो संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। तो यही एक तरीका है, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, सब बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, कोई भी एंटीवायरल वैक्सीन नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो सिर्फ हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे जो सरकार बार बार कह रही है कि भाई 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो बुजुर्ग हैं, बड़ी एज के लोग हैं 55-60 की उम्र के, या जिनको कई कोमॉर्बिड बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, सांस की या एस्थमा की डिजीज है, या जो HIV से पीड़ित हैं, या जो इस तरीके के हैं जिनको कैंसर है, या जिनको कई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हम कुछ बीमारियों में चल रही है पुरानी, इन लोगों को अगर हो तो बिल्कुल ही, अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी निकले। सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ कि केवल मेडिकल कंडीशन के ही लिए बाहर निकले। डॉक्टर, यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कई लोग हैं बिल्कुल लापरवाह है, जो कई बार तो ऐसे भी देखने को मिलता है जो मास्क लगाना भी पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सख्त नियम पाबंद है। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि कई लोग क्या है कि मास्क लगाते हैं, लेकिन जब बात करने लगते हैं, कोई सामने आ जाता तो मास्क को हटा देते हैं। तो मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन जब बाहर से अपना कोई व्यक्ति जान पहचान का आ गया, कोई आ गया, तो दोनों लोग मास्क हटा लेते। तो वो एक तरीके से आपने सावधानी हटा दी। कई लोगों का मैंने देखा कि मास्क केवल मुंह पे होता है, वो नाक से हटा लेते हैं, तो वो भी आपकी सावधानी हट गई, क्योंकि ये वायरस हमारे नाक और मुंह से जाता है। तो नाक और मुंह तो पूरी तरीके से ढका होना चाहिए जब आप बाहर निकल रहे हैं और किसी से भी बात कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि इस समय आप किसी भी अनजान व्यक्ति, या इवन आप ऑफिस में भी जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं जहां पहले आप साथ साथ काम करते थे, वहां पे भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बने, और एक साथ जैसे लंच ब्रेक वगैरह होता है तो ये नहीं कि सब लोग मिलके खाएं, अपना अपना खाना अपने अपने चैम्बर में या अपनी दूरी बना के खाएं, अपना पानी ले जाएं। कहने का मतलब है कि जहां तक भी पॉसिबल हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे पहले साथ काम करते हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ घर के मेंबर, अगर आप घर में रह रहे हैं और घर के सारे मेंबर स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं, तो घर में आपको मास्क लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से जैसे रहते हैं वैसे रहिए। लेकिन घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जी। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, तो हमें अपने को उससे बचाव करना है, और अपने को बचाव करने के लिए हमें मास्क लगाना है। प्लस वो व्यक्ति हम ये मान के चल रहे हैं कि संक्रमित है, तो उसको मजबूर करना है। अगर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसको मजबूर करना है कि वो अपना नाक और मुंह अच्छी तरीके से मास्क से ढके, और जहां तक जरूरी है हम एक दूसरे के नजदीक ना आए। जी हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना है हमें इस समय। अपने सबसे पहले श्रोता को लेते हैं जो जुड़ गए हैं दिल्ली से, संजय कुमार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार संजय जी। आपसे अनुरोध है सबसे पहले कि आप अपने रेडियो सेट की जो वॉल्यूम है उसे कम कर दें। जी सर। आप सर जी, अब सवाल पूछें। कह रहे हैं सर कि ये पूछ रहे थे कि जैसे जो कोरोना का तो वैक्सीन तो बनी नहीं है जी, तो सर उसका जो इलाज हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहे हैं? क्या कहा? वैक्सीन नहीं बनी है? वैक्सीन अभी नहीं बन रही है, तो इलाज किस तरह से हो रहा है? हाँ, देखिए अभी जो बिल्कुल आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए जो वैक्सीन है वो तो बीमारी रोकने के लिए होता है। अभी हमारे पास इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन भी नहीं है कि जो वायरस को पूरी तरीके से किल कर दे। सारे जो दुनिया के देश हैं, जहां से चीन से देखिए वायरस शुरू हुआ, चीन ने भी बहुत सी दवाइयां इस्तेमाल करी, अमेरिका में, इटली में सब जगह की है, हमारे देश में भी किए हैं। तो ज्यादातर तो जो देखिए बुखार अगर होता है तो सिम्टोमेटिक जिसका कहते हैं, बुखार उतारने के लिए जो हम पैरासीटामोल वगैरह बताते हैं वो हम देते हैं, ठंडे पानी की पट्टी वगैरह रख सकते हैं। और जो स्पेसिफिक मेडिसिन है एंटीवायरल वो कोई अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ दवाइयां जो है डॉक्टर लोग दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हर जगह अलग अलग दवाइयां दे रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी ऐसी कोई प्रभावी दवा नहीं आई कि जो वायरस को किल कर सकता है। तो इसलिए अभी तक इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक ही है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि 90% व्यक्ति जो इस वायरस से प्रभावित होते हैं, और खासतौर से जो यंग उम्र के हैं, वो सिर्फ मामूली खांसी जुकाम बुखार उनको रहता है, और 1 हफ्ते के बाद
उनके शरीर में ही जो है इससे वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, और जब ये एंटीबॉडी है तो उस वायरस को किल कर देती है, और ज्यादातर ये व्यक्ति 7 से लेकर 14 दिन में जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा कि बड़ी उम्र के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों में चूंकि इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस ज्यादा अटैक कर लेता है, और उन केस में वायरस जो है हमारा गले से होते हुए फेफड़े में चला जाता है, और जब वो वायरस एक बार फेफड़े में चला जाता है तो वहां उसको फेफड़े के इन्फेक्शन को हम निमोनिया बोलते हैं, और जब ये निमोनिया हो जाता है तो मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, उसके ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। सामान्यतः जो ऑक्सीजन का लेवल है जो हम नापते हैं वो 95% से ज्यादा होता है। अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल 95 से कम हो जाता है या 90 से कम हो जाता है तो उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, फिर हम उसको ऑक्सीजन पे हमें रखना पड़ता है। पर कुछ केस में हम काफी तेज ऑक्सीजन देने के भी भी उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर हमें मशीन से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। और जो पेशेंट देखिए वेंटिलेटर पे चला जाता है तो उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, और ज्यादातर केस में हमने यही देखा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जो वेंटिलेटर में गए हैं उसमें 80 से 90% मृत्यु पाई गई है जी। ओवरऑल मृत्यु दर तो 3% के करीब है। 3% का मतलब है कि अगर 100 व्यक्ति बीमार होते हैं, 100 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होते हैं, तो 3 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, 97% व्यक्ति देर सवेर। अगर हमारे देश में देखा जाए तो कोमॉर्बिडिटी जो फैक्टर है वो ज्यादा है, यानी जो रोगग्रस्त व्यक्ति हैं उनको जल्दी संक्रमण हो रहा है और उनकी डेथ भी हो रही है। हाँ, कई बार देखिए हमारे देश में एक और भी चीज है कि यंग एज में भी कई बार हमने देखा कि कम उम्र वाले लोगों को भी डायबिटीज, कई बार 30, 40, 50 साल के व्यक्ति जो कि सामान्यतः उनको बीमारी नहीं होनी चाहिए पर उनको भी डायबिटीज की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो धूम्रपान करते हैं। एक ये इसमें बहुत बड़ा कारण है, जो लोग धूम्रपान के आदी हैं उनके फेफड़े पहले से ही काफी कमजोर होते हैं, और इन लोगों को जब इन्फेक्शन लग जाता है तो इनकी इम्यूनिटी कम होने से इनको निमोनिया होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो धूम्रपान पहले करते रहे तो ये एक अच्छा समय है कि वो धूम्रपान को बिल्कुल त्याग दें। इसके अलावा अल्कोहल वगैरह का सेवन करने से भी इम्यूनिटी घटती है, तो बहुत से लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो भी ना करें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम बार बार कहते हैं कि भाई कुछ चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, हल्का व्यायाम करें जिसके आप आदी हैं, और इसके अलावा प्रोटीन वाली चीजें हैं जैसे दूध है, दही है, छाछ है, दालें हैं, इस तरीके की चीजें लें। और अगर कुछ विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला है, नींबू है, इस तरीके के, और संतरे हैं, मौसमी है, इनमें विटामिन सी होता है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कुछ आयुर्वेदिक में भी जो चीजें बताई जा रही हैं आयुष मंत्रालय ने कि भाई हम अदरक है, तुलसी है, हल्दी है, इस तरीके की चीजों का सेवन करें तो ये भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी, हमें बेसिकली हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके अलावा अगर आप योग कर सकते हैं तो योग करिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे भी हमारे फेफड़े की ताकत बढ़ती है, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर, अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं बाड़मेर से, त्रिलोक राम जी। हेलो। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं ये कोरोना वायरस के प्रकार में और दूसरा में ये क्या भविष्य रहेगा या ये वायरस? कोरोना वायरस जहाँ तक समझ में आ रहा है वो कह रहे किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? देखिए, कोरोना वायरस के प्रकार तो कोरोना वायरस 2 तरीके का ब्रॉडली आप समझ लीजिए, अगर प्रकार आपने पूछा ही है। एक ह्यूमन कोरोना वायरस होता जो साधारणतः जैसे 4 प्रकार के होते हैं, और जो कई बार हम लोगों को जो कॉमन कोल्ड होता है जो सभी लोगों को होता रहता है, सर्दी जुकाम, ये 10% केस ह्यूमन कोरोना से होते हैं, जो कि एक बहुत माइल्ड वायरस होता है जिससे कि कोई नुकसान नहीं होता और ज्यादा लोग 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये जो वायरस है जो इस समय चल रहा है, इस तरीके के वायरस जो एनिमल में थे पहले और एनिमल से जो है वो ह्यूमन में आए हैं। सबसे पहले वायरस ये 2002 में एक वायरस आया था, वो भी चाइना से शुरू हुआ था, उसको हम सार्स कोरोना वायरस 1 का नाम दिया गया था। फिर 2012 में दूसरा वायरस आया था, वो भी कोरोना का ही एक दूसरा रूप था, उसको मर्स कोरोना वायरस बोला गया था। परंतु वो दोनों वायरस बहुत ही कम लोगों को प्रभावित कर पाए थे, ज्यादा नहीं फैले थे। अभी ये जो तीसरा वायरस जो चाइना के वुहान सेंटर से आया है, इसका जब पहले हमने इसका नाम, चूंकि इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग था, तो इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल का मतलब है न्यू, जो इससे पहले नहीं था। परंतु जब बाद में इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर
देखा गया तो इसको नाम दिया गया सार्स कोरोना वायरस 2। इसकी विशेषता ये है कि बहुत तेजी से फैलता है। इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर एक व्यक्ति के संपर्क में आप बिना प्रोटेक्ट, बिना अपनी सुरक्षा किए हुए आ गए तो लगभग 100% चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि पूरे संसार में बहुत तेजी से ये फैल गया। 200 से भी ज्यादा कंट्री में बड़ी तेजी से फैल गया, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ट्रेवल होती है। चीन से शुरू हुआ था, फिर सब जगह होते हुए अब लगभग दुनिया के सारे देशों में फैल चुका है। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जहां तक मृत्यु दर का सवाल है, काफी केसों में 3% के करीब है, परंतु कुछ देश जैसे इटली है, स्पेन वगैरह, जहां बुजुर्ग पॉपुलेशन और भी ज्यादा है, वहां इसकी मृत्यु दर 6 से लेकर 10% तक भी पाई गई। जी, रायपुर से जुड़े हैं हमारे साथ विजय कुमार जी। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, कुम्हारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ मैडम। जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल क्या है आपका? धन्यवाद मैडम। मेरा डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चन है। अब देखिए, WHO में तो 300 जब हमारे यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या थी तो जल्दबाजी में भारत को शाबाशी दे दी। अब उनके हाथ में खुद फुल रहे, एक शब्द नहीं निकल रहा है ना, तो लोग क्या कंफ्यूज हो गए थे उस समय। PM साहब खाली हो जाओ ताली बजाओ बोल दिए, तो लोग अभी, मैं भी कुछ लोगों को समझाता हूँ, खैर उस विषय से नहीं आ रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो, जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल की बात हो, हम लोग जब अपना विचारधारा प्रकट करते हैं तो वो मैच्योरिटी की उम्र का कोई पैमाना नहीं है। तो ये जो वायरस है, ये हमारे शरीर के बाहर जो मैच्योर होकर हमारी बॉडी में प्रवेश करती है कि हमारी बॉडी में प्रवेश होने के बाद ये मैच्योर होती है, ये तकनीकी पहलू है। इस संदर्भ में आप बताइए, पहली बात। दूसरी जी डॉक्टर। हेलो जी। हाँ, देखिए, ये इनका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये जो वायरस होते हैं वो ऐसे कण होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। इनको सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई जो है सेल, जिंदा सेल चाहिए, चाहे वो ह्यूमन सेल हो चाहे वो एनिमल सेल। नमस्कार सर। इसलिए ज्यादातर केस में ये होता है कि जब एक व्यक्ति में वायरस आ गया तो उसके गले की जो सेल्स होती हैं उसमें वायरस डेवलप होता है उस सेल के भीतर, और जब वो खांसता है, छींकता है, तो उसमें वायरस लाखों आते हैं। अगर वो वायरस उस व्यक्ति के जो पास में कोई व्यक्ति है उसके भीतर चला गया, उसके नाक और मुंह से उसके सेल में, तो वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर वो अकेले में खांस रहा, छींक रहा है और बाहर सतह पे वायरस है, तो कुछ समय के बाद वो वायरस मर जाएगा और वो डेवलप नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि वायरस एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति में फैलता है और कोई तरीका नहीं है। जी डॉक्टर, और जैसा अगर हम कहना चाहेंगे कि समय समय पर हमें जो हमारे आइकॉन्स हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने समय समय पर हमें प्रोत्साहन किया है कि हम इस कोरोना से, इस वायरस से दृढ़ संकल्प होके लड़ सके, और इसी को हमें जारी रखना है सावधानियां बरतते हुए। जौनपुर से जुड़े हैं राज भट्ट जी। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मैं राजेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। जी मैम, मेरा 3 सवाल है। जी। पहला सवाल मेरा है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी है, कोरोना पॉजिटिव भी काफी अक्सर संख्या में देखने मिल रहा है, मैम ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल मेरा मैम है कि अभी कोरोना का वैक्सीन मार्केट में कब तक आ जाएगा? और मेरा तीसरा सवाल है मैम कि इंडिया में कहीं कहीं 3rd स्टेट पे कोरोना आ गया क्या मैम? बस। जी डॉक्टर। देखिए, सबसे बड़ा तो ये होता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनको हमेशा कोरोना के पेशेंट को देखना है, उनको पूरी गाइडलाइन जारी की जाती है। तो उनको जो है एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा टेलीविजन पे, डॉक्टरों को, नर्सिंग को या और स्टाफ को पहने हुए, उसको पूरी तरीके से पहनना होता है। अगर वो थोड़ी सी भी अगर कहीं पे मान लीजिए चूक हो गई तो वो इन्फेक्शन उनको लग सकता है। दूसरे ये होता है कि कई बार पेशेंट जो है वो कई और बीमारियों से आते हैं, उनमें उस समय जैसे मान लीजिए कोई डायलिसिस के लिए आया, कोई हार्ट अटैक से आया, चूंकि उस समय इमरजेंसी होती है, और उस समय वो तुरंत मान लीजिए डॉक्टर वगैरह जो नॉन कोविड एरिया, जहाँ पे कोविड के मरीज नहीं है, वहां पे वो देख रहे हैं, और उन्होंने अगर पूरी सावधानी नहीं रखी तो कई बार उसमें इन्फेक्शन होता है और वो उनको लग सकता है। इसलिए हमारे कुछ जो है वो जो स्वास्थ्य कर्मी है वो जरूर प्रभावित है। पर आप ये मान के चलिए कि पूरे देश में लाखों स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिक स्टाफ, और बहुत ही कुछ लोग ही प्रभावित हुए हैं, जबकि वो लगातार ही
ऐसे मरीजों के संपर्क में है जो बहुत संक्रमित व्यक्ति हैं। तो ज्यादातर केस में जो सरकार की गाइडलाइंस होती हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन होती है, उसको वो फॉलो करते हैं और काफी लोग तो उससे बचे होते हैं। कुछ लोग जरूर दुर्भाग्यवश संक्रमित हो जाते हैं। दूसरा सवाल आपका वैक्सीन का है। वैक्सीन के लिए देखिए पूरे दुनिया में काफी ट्राई हो रहा है, चीन में भी बहुत हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, हमारे देश में भी बहुत कोशिश जारी है और हर एक की ये कोशिश है कि भाई वैक्सीन से जल्दी आए। लेकिन चूंकि वैक्सीन डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो ये कब तक आ पाएगी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितनी गाइडलाइंस अभी आ रही हैं कि अगर जल्दी से जल्दी भी वैक्सीन आई तो शायद हमें अक्टूबर तक कोई वैक्सीन आने की संभावना है। और उनका तीसरा सवाल था कि क्या थर्ड स्टेज में यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है देश में? हाँ, देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन यही होता है, मैंने आपको बताया कि जब आप नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब मरीजों के नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप जैसे वैसे मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं और आप ध्यान नहीं रख रहे, तो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि किस तरीके से किस व्यक्ति से लगा मतलब इन्फेक्शन। जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये व्यक्ति संक्रमित था, मैं उसके संपर्क में आया था और मेरे को इससे इन्फेक्शन मिला, तो हम उसको नहीं मानते। लेकिन जब चूंकि इतने लोग घूम रहे हैं और उसमें कुछ लोग संक्रमित हो सकते हैं और उन संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आप अपने को बिना प्रोटेक्ट किए हुए आ रहे हैं और वो संक्रमित व्यक्ति भी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो इन्फेक्शन आपको पता नहीं लगता कि किससे आया। जब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को कहाँ से इन्फेक्शन आया, लेकिन आप जरूर बाहर गए, आप अपने मजबूरी से चाहे काम की वजह से गए हैं, कहीं भी गए हैं, आप बाहर गए हैं, मार्केट प्लेस में गए हैं और कहीं पे भी आपने जैसे या तो आपने एहतियात नहीं बरती या जो दूसरा व्यक्ति है जो हम बार बार कह रहे हैं उसने एहतियात नहीं बरती, तो आपको वहां पे संक्रमण लग जाता है। और जब संक्रमण की ऐसी स्टेज होती है तो उसको हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन या थर्ड स्टेज बोल देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे हमें पता ही नहीं होता कि बाहर कोई कैरियर है कि नहीं है, जैसे एसिम्प्टोमेटिक, ये मान के चलिए कि जब बाहर निकल रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि हर व्यक्ति संक्रमित है, चाहे वो ना भी हो, लेकिन हम ये मान के चलें कि वो संक्रमित है, तो फिर हमें कैसे बचाव करना है? हमें एक ही तरीके से बचाव करना है कि हम अपने मुंह पे मास्क लगाएं। किसी भी व्यक्ति को हम बाहर देख रहे हैं कि भाई उसने अपने मुंह पे या नाक पे मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उसको तुरंत टोकें। अपना कोई भी नोन टू बाहर है, अगर कई बार हम लोगों ने देखा कि मास्क हम लगाते हैं लेकिन जब बातचीत करने लगते हैं तो मास्क उतार देते हैं। कई जगह मैंने ये देखा कि उस समय जो है वो अपने मुंह से मास्क नीचे को कर लेते हैं, तो मुंह खोल लेते हैं या नाक खोल लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो आप अपने नाक और मुंह को बहुत ढकिए और जहां तक कोशिश हो, जो व्यक्ति आपका जान पहचान का नहीं है बिल्कुल उसकी कोशिश करिए कि भाई उससे 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। अगर ये सारे लोग, हमारे सारे देशवासी ये 2 एहतियात करते रहेंगे तो मैं ये कहता हूं कि ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और जो भयावह स्थिति दिखाई जा रही है वो नहीं आएगी और हम अपने देश को काफी हद तक इस बीमारी से बचा पाएंगे। दिल्ली से जुड़े हैं सुदेश कुमार जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सुदेश जी। हाँ नमस्कार मैम। आपका सवाल क्या है? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो किसी को खांसी और बुखार आ जाए नॉर्मल तरीके से, क्या वो भी कोरोना वायरस का उसमें शिकार हो सकता है क्या? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार खांसी जुकाम बुखार जो है आपको सामान्यतः फ्लू की वजह से भी हो सकता है। कई बार जैसे बहुत से लोग जो एलर्जिक होते हैं, खासतौर से जिनको एस्थमा वगैरह पहले है, अगर वो धूल धुआं या सुगंध या ऐसी चीजों के संपर्क में आ जाते हैं उनको भी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। लेकिन ज्यादातर इसमें ये होता है कि अगर तेज बुखार आ रहा है और सूखी खांसी, मोस्टली जो हमने लक्षण देखे हैं वो सूखी खांसी बहुत ड्राई है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अगर आपको देखिए सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और आप अगर नाप सकते हैं तो अपना ऑक्सीजन लेवल जो है, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जो सरकार आजकल बता भी रही है, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका गिर जाता है 95, तो फिर आपको जो है परेशानी का सबब है। इसलिए सामान्यतः खांसी बुखार में तो इतनी चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर लगातार बुखार बढ़ रहा है, खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आ जाती है, तो आज की परिस्थिति में वो कोरोना हो सकता है। आपको अपने नजदीक जो भी हेल्पलाइन सेंटर है वहां पे कांटेक्ट करिए, वो गाइडलाइंस देंगे कि आपको टेस्ट की जरूरत है नहीं है, और अगर जरूरत है तो जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोमॉर्बिडिटी जैसे कई बीमारियों से गिर सकते हैं, तो इस समय अगर आप ऐसी आपको बाहर लगता है कि आप बाहर निकले हैं, कोई भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और उसके बाद ही आपको खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हुआ है,
तो काफी चांसेज है कि कोरोना हो सकता है, उस समय आपको जांच कराना आवश्यक। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे जुड़े हैं हमारे साथ फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार। डॉक्टर साहब को मैं नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को लगातार 15 दिन से हल्का फीवर है तो क्या उसे भी कोरोना वायरस का चेकअप कराना चाहिए? देखिए, जैसे हम लोग जितना देखें कि ज्यादातर केस में जो है वो ये बुखार जो है वो 5-6 दिन, मतलब बीमार इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हम 5-6 दिन के बाद बुखार आना शुरू होता है, खांसी आना शुरू होता है और ये 5-7 दिन के बाद अपना ठीक हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि 15 दिन से है बुखार और आपको कोई और लक्षण नहीं है, अगर आपको केवल हल्का बुखार है, खांसी नहीं है, कोई और लक्षण नहीं है, कोई सांस में तकलीफ नहीं है, तो बहुत कम संभावना है कि आपको कोरोना हो। और क्योंकि ज्यादातर केस में अगर वो होता भी है कोरोना, तो भी वो 5-7 दिन में स्वस्थ व्यक्ति में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो मैं बार बार आपको कहा कि 90% व्यक्ति बिना किसी दवा के अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 10% व्यक्ति जिनमें के सांस लेने में तकलीफ आने लगती है, उन्हीं की चिंता सबको है, क्योंकि उनके लिए अस्पताल के बेड चाहिए जहां पे उनको ऑक्सीजन दी जा सके, या उनमें से दुर्भाग्यवश 2-3% लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, उनके लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो अभी सरकार भी देखिए बार बार कह रही है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव भी आ जाता है तो भी आप अपना घर में अगर आइसोलेशन की फैसिलिटीज हैं, घर में अपना अलग कमरे में रहिए, अपने जो घर के मेंबर हैं उनसे मत मिलिए, अपने को एक कमरे में आइसोलेट कर लीजिए, अपना जो है वो बुखार नापते रहिए, अगर ऑक्सीजन का लेवल नापते रहिए। अगर आपको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं है, कोई आपको घबराहट नहीं हो रही, तो आपको चिंता की बात नहीं है, 5-7 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कोरोना की देखिए कोई दवा नहीं है किसी के पास, सिर्फ सिम्टोमेटिक दवाइयां हम देते हैं बुखार उतारने की, वो आप घर पे भी ले सकते हैं। तो इसीलिए अब चूंकि नंबर केस बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे अस्पतालों में बेड लिमिटेड है, तो हर एक को यही कोशिश की जाती है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिनको बहुत हल्के लक्षण है, उनको घर पे ही रह के अपना जो है वो इलाज करते रहना चाहिए सुपरविजन में। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्पलाइन वगैरह शुरू करी है। जब अगर परिस्थिति आपकी ऐसी आ जाती है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो फिर आपको अस्पताल के बेड की जरूरत पड़ती। जी डॉक्टर, अब आजकल इस बात पर भी विवाद हो रहा है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनसे ये वायरस, ये संक्रमण फैल रहा है या नहीं, पर इसके एग्जैक्टली फिर अगर ऐसे नहीं फैल रहा तो फैलने की वजह क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए, ये सारी जगह ये स्टडी आई है कि जो काफी यंग लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो 25, 30, 35 साल के व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कई बार उनको इन्फेक्शन लग जाता है और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनको कुछ भी लक्षण नहीं होता, लेकिन उनके गले में इन्फेक्शन है, लेकिन चूंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो वायरस उनके में मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होता या उनमें लक्षण नहीं कर पाता, परंतु वायरस उनके थ्रोट पे है। ऐसे व्यक्ति भी अगर आप किसी के नजदीक में आएंगे और उस समय वो बात करते हैं, तो इसे कई बार खांसी और जुकाम है या छींक रहे हैं तो वायरस बहुत ज्यादा आता है। केवल बात भी आप कर रहे हैं और मुंह पे मास्क नहीं लगाया, तो उस समय भी जो हल्की हल्की ड्रॉपलेट है उसमें भी वायरस हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति, लगभग ये माना गया है कि 28 से 30% व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं जिनमें के कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये मान के चले कि हर व्यक्ति को कोरोना है, चाहे उसको कुछ भी लक्षण नहीं है, उसको भी कोरोना है। और बचाव का वही तरीका है कि आप अपने चेहरे पे मास्क रखें, अपने नाक और मुंह को ढक के रखें। दूसरे हर व्यक्ति जो भी आपके सामने आ रहा है, अगर वो लगा के रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रखा तो उसको मजबूर करिए कि वो भी अपने जी हमें मास्क जरूर पहनना है और जो आपने सावधानियां बताई हैं उसका पालन जरूर करना है। और अब समय का अभाव है, ये चर्चा जारी रखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।